Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz, and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show Smile with Samira Aziz. Friends, so be ready to flaunt your smile with lots of positiveness. You have to support a smile. Peace. फ्रेंड्स आज हमारे साथ हैं अपाला बेस्ट. शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और हैं तो वो इंजीनियर ही, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए और उन्होंने अपने दिल की सुनी. एंड टुडे शी इज़ अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल एक्टर. एंड लेट्स सी कि वो आज आपको क्या इंस्पिरेशन देती हैं. चलिए. अरे ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? ऑफिस माँ. और कहाँ? भूल गई आज दिवाली है और दिवाली के दिन कोई ऑफिस जाता है भला? हाँ, मैं जाती हूँ ना. और ये घर पर जो इतना काम पड़ा है वो कौन करेगा? माँ पापा आप लोग प्लीज कर लीजिए ना, मुझे ऑफिस जाने में बहुत लेट हो रहा है. Yeah, hi, hello. I'm so sorry. There was some disturbance. Yeah, some network disturbance. So, Yeah. तो क्या बता रही अगेन थी मैं? हम अगेन थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करेंगे ताकि हमारा जो पिछला है वो वापस से आ जाए कि बीइंग एन इंजीनियर एंड देन एन एक्ट्रेस, एंड आपकी अम्मी ने आपको सपोर्ट किया, आप पर इतना विश्वास किया. Yes, tell us a little about it again, please. सो मैं ये कह रही थी कि आज भी जब वो मुझे देखती हैं तो उनके लिए सब कुछ, मुझे 3 4 5 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, लेकिन आज भी वो कुछ देखती हैं या कुछ लोगों से सुनती है, रिलेटिव्स के कॉल आते हैं, तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था मुझे यहाँ भेजना. वो भी ऐसे फिल्मी तरीके से. जब सब कुछ सेटल हो गई थी मैं, तब उनने मुझसे कहा कि जाओ और ट्राई करो. तो या इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर. तो ये है. पापा भी अब काफ़ी खुश हैं. पहले उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये सब चीज़ें, बट अब ही इज़ हैप्पी. और मेरी बहन का भी बहुत बड़ा हाथ है. हाँ, वो मुझसे 4 5 साल छोटी है, बट उसे हमेशा से पता था कि ये यही करेगी. वो मम्मी से बोलती भी थी कि मम्मी ये इंटरटेनमेंट फील्ड में इसे भेज दो, ये वहीं जाने वाली है. इन मम्मी पापा मजाक में लेते थे, लेकिन आज एवरीवन इज़ हैप्पी. एंड माय मॉम, माय सिस्टर, वो अभी भी मेरे साथ खड़े हैं हर चीज़ में. तो या अब ऐसा है. आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझ पर तो विश्वास कभी किया. फील तो नहीं होता ऐसा कि कभी ऐसा कोई लम्हा आया हो डिप्रेशन का? बिकॉज ये वाली फील्ड जो है ना, खासकर मुंबई में इतना कंपटीशन है, आप वहां पर होते हो, काफी आपको डिप्रेशन. मैंने वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स डिप्रेस देखे हैं. तो कभी समीरा. हाँ. हाँ हाँ. फ्रस्ट्रेशंस तो यहाँ का आपकी जर्नी का एक हिस्सा ही रहते हैं हमेशा. वो हमेशा रहेगा भी, क्योंकि ये फील्ड एक तो बहुत अनसर्टन है, प्लस पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी आप बहुत अच्छा भी करते हो. पहले, सबसे पहले तो आपको आपका स्ट्रगल होता है काम मिलना, कि आपको लोग पहचान लें कि हाँ ये टैलेंटेड है. तो वो अपने आप में एक लंबा सफ़र है. जब आपको काम मिल जाता है तो उसके बाद हो सकता है आप बहुत ही बढ़िया काम करें, आप लोगों को पसंद आ जाएं, लेकिन उसके बाद कभी शो बंद हो जाता है या कुछ होता है, तो उसके बाद बीच में जब आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होता है कि मैंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया, लोगों ने मुझे पसंद भी किया, लेकिन अभी भी वो कुछ खास मिल नहीं रहा है या दोबारा कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ये हमेशा हमारा पार्ट ही रहेगा ये एक्टर्स का. ये कभी भी जा नहीं सकता. तो आपको क्या करना है कि या तो आप बार बार डिप्रेस हो, फिर बार बार उस प्रोसेस से निकलो, ये बहुत ही टोल टेकिंग प्रोसेस हो सकती है, या फिर आप एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करो कि इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे से इम्यून हो जाओ कि ये रहेगा. तो यू शुड नो हाउ टू या डील विद इट. सो दैट्स द थिंग. सो हुई हूँ मैं बीच बीच में कई बारी. मेरे साथ स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी. आप तो जानती हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाओ कि एम आई वर्थ इट, क्या मैं सही जगह आई हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे में कुछ भी खास नहीं है. तो क्योंकि रिजेक्शंस इतने होते हैं, रिजेक्शंस मेरे साथ भी बहुत हुए हैं, आज भी होते हैं, और वो हमेशा ही एक्टर्स को फेस करने ही पड़ते हैं. कभी बहुत अच्छा कुछ होता है, कभी नहीं हो पाता. तो मैं काफ़ी काफ़ी परेशान रही, लेकिन
फैमिली का सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है लाइफ में, तो आप इन सब चीज़ों से जल्दी निकल जाते हो। तो आपको हाँ, हमेशा अपने आपको क्या आसपास ख्याल है कुछ लोग रखने चाहिए। इस तरह के जी। रिजेक्शन वगैरह को सीरियसली लेना चाहिए? मतलब दैट डजंट मैटर, लाइक किसी को क्या क्या नहीं। मुझे लगता है कि ये जो लोग आपको कह रहे होते हैं बेचारे अपनी नाकामी का गुस्सा उतार रहे होते हैं, बिकॉज दे आर नोबडी। और वो आपको जो है ना बजाई कि खुद मेहनत करें, वो आपको जो है पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यू डोंट नीड टू केयर अबाउट दैम। आपको पता है आप एग्जैक्टली। यू शुड गो कैरी ऑन। बिल्कुल बिल्कुल सही या कहा आपने कि आपको पता होना चाहिए, अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे ही आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इतने सेंसिटिव होते हैं, हमें ये सब बातें समझ नहीं आती। बट एक हाई पॉइंट आना चाहिए जहाँ आपको ये समझ में आ जाए कि बॉस आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद पे विश्वास है तो बस ठीक है, या आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। एग्जैक्टली दैट्स द मेन थिंग। ऐसे ही होता है, बिल्कुल। आपने अपना जो फेवरेट, आपने अपना एक कैरेक्टर बताया था, मिस्टर मोइन थे, जो आपसे पूछ रहे थे कि आपका आपका सबसे यादगार रोल कौन सा है। थोड़ा सा उस बारे में दोबारा से बता दीजिए। थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं? जी, जो आपका यादगार रोल था। समीरा, आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज़ बीच में चली गई थी, एक बार और पूछेंगी? आपका जो सबसे यादगार रोल था उसके बारे में जी। बताइए। आ, जी हाँ। मेरा वो रोल जो था, जो मेरी दुर्गा में मैंने किया था, नेगेटिव ट्रैक, वो बेसिकली एक एथलीट का कैरेक्टर था। और वो जो प्लॉट था पूरा शो का, वो बहुत कुछ चक दे इंडिया से इंस्पायर्ड था, कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो एथलीट्स हैं, और एक कोच है जो अपूर्व अग्निहोत्री जी बने थे। और मैं जो हूँ, वो जो वहाँ की सबसे अच्छी और होनहार एथलीट है, जो दुर्गा थी, उससे जलने लगती हूँ। और मैं भी, क्योंकि काफ़ी अच्छी हूँ और मेरे में भी बहुत पोटेंशियल है मुझे लगता है, बट मुझे लगता है कि उसे ही हमेशा क्यों प्रेफरेंस मिले, उसे ही सब कुछ क्यों मिले, मैं भी डिज़र्व करती हूँ। तो वो एक शेड जो था, वो मिक्स इमोशंस थे उसमें, क्योंकि मैं मैरिड भी होती हूँ। और मेरा ये दिखाया था कि मैं एक यंग मॉम भी हूँ और सब कुछ छोड़ के आई हूँ, और अपनी स्टेट की चैम्पियन हूँ मैं भी। तो मुझ में भी कुछ कमी नहीं है और वो भी बहुत अच्छी है। तो हम लोगों के बीच में एक कोल्ड वॉर हमेशा चलता रहता है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको कैसे पुट डाउन कर सकूं, कैसे उसको कोच की नज़रों में मैं कैसे आगे बढ़ूं और उसको कैसे नीचे गिरा दूं। तो वो एक ट्रैक था। और ऊपर से मैं साउथ इंडियन हूँ, तो उसमें थोड़ा कि ऑडियंस को मुझ पे गुस्सा भी आता था, मुझसे नफरत भी होती थी, और हंसी भी आती थी कि ये पागल है, मतलब क्या है ये कैरेक्टर। तो इसीलिए मुझे वो कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ हाँ, एक दफा दोबारा से वो डायलॉग्स रिपीट कर दीजिए जो कुछ देर पहले सुनाए थे, क्योंकि यहाँ हमारी अच्छा, रिकॉर्डिंग रिवाइज होगी। ओके। जी डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं उसमें, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका एक्सेंट ऐसा था कि आ, आ, मेरे को मालूम तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर एक बार मेरे पर भरोसा करके तो देखो। तुमने खाना खाया ना जो मैंने बनाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? मेरे को चैंपियनशिप नहीं चाहिए, मेरे को बस कोच सर का प्यार चाहिए, बाकी तुम रखो। ऐसे करके था। इट वाज रियली रियली फनी। हु वाज अ राइटर? आई एम सॉरी, हु वाज द राइटर, राइटर? जो राइटर है जो आपके लिखता था या? आई हैव सीरियसली दिस नेटवर्क। Yes. ये जो राइटर राइटर, जो राइटर था, हाँ हाँ, उनका नाम क्या है? या तो अब आई गेस हाँ, वो प्रहलाद जी राइटर थे कौन थे उसमें। जो साउथ? इनमें जॉइंट राइटर्स थे, आई गेस प्रहलाद जी ने लिखा था ये जो रोल था, वो उन्होंने लिखा था, क्योंकि दो स्क्रिप्ट राइटर्स थे, तो उनमें से एक प्रहलाद जी थे। तो उन्होंने ये रोल लिखा था, और ये रोल उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि उन्होंने बहुत छोटा लिखा था, लेकिन लोगों को इतना मजा आने लगा इसमें कि उन्होंने उसको फिर बहुत लंबा कर दिया था। हाँ हाँ, और आपने भी अच्छा जी, परफॉर्म किया डेफिनेटली। तो फिर आप थैंक अपने यू सो ड्रामा मच। के बारे में, आपके अपने काम के बारे में हमें दोबारा से बता दीजिए कि आपने अब तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं।
कौन से प्रोजेक्ट्स? मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैंने एक शो किया है मीनार, जो डीडी उर्दू के लिए था। फिर यू टर्न ज़िंदगी की ओर, जो डीडी का एक शो था जो बाद में यूट्यूब में भी एक सीरीज़ बनी। फिर मैंने किया है मिसेस पम्मी प्यारेलाल, जो सोनी पल पे आता था। और सतरंगी ससुराल किया, वो भी मेरा सबसे बड़े शोज़ में से एक था जिसमें मैंने सबसे लंबा काम किया है। दो ढाई साल तक उसमें मेरा काम चला। मेरी दुर्गा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और बाकी एपिसोडिक्स तो मैं रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ। अभी फ़िलहाल कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल वेब सीरीज़ और थिएटर और एपिसोडिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, फियर फाइल्स, आहट, क्राइम अलर्ट, और अजब गजब घर जमाई भी किया था मैंने। बिग मैजिक का एक शो था, अजब गजब घर जमाई। वो भी काफ़ी लंबे समय तक चला था। तो ये सारे शोज़ हैं जो अभी तक मैंने किए हैं। और एक बाल कृष्ण माइथो, जो मैंने एक ही माइथो शो किया है अब तक, वो भी मुझे लगा कि ओ गॉड, सबसे मुश्किल होता है वो, लेकिन चैलेंजिंग था और बहुत मज़ा आया। तो बाल कृष्ण नाम था उसका। अब आजकल तो वैसे भी अब यही इंटरनेट वगैरह पे वेब सीरीज वगैरह ही इनका ही दौर है। जी। सिनेमा तो मेरे ख्याल में काफी लंबा, अब लोगों की आदत भी खत्म हो जाएगी जब तक लॉकडाउन खत्म होगा सिनेमा जाने आई की। नो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऐसा ही होगा? मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो एक सबसे पहले तो मुसीबत आई है, सभी पर आई है। और आर्टिस्ट के लेवल पे तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी वैसे भी और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही देख सकते हैं। अभी एक नई चीज़ देखी मैंने जो कि बहुत ही क्रिएटिव है, और खुद के अंदर भी देखी, लोगों के अंदर भी, कि जब आपके पास कोई जरिया नहीं रहता ना। पहले तो हम बहुत बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये शो ऐसे बनेगा, इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जब इंसान इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब वो कैसे अपने आप को उस प्रोसेस से निकालता है, वो भी हमें अपने अंदर की वो चीज़ भी पता नहीं होती है। लेकिन अभी जैसे कि देखिए, लॉकडाउन में कितने सारे मेरे डायरेक्टर्स हैं, मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, जो इतना बढ़िया बढ़िया सिनेमा बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं घर पे रहकर ही। अभी हम लोगों ने 3 शॉर्ट फिल्म्स बनाई। कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा करेंगे। सब अपने अपने घर में थे। वॉइस आर्टिस्ट की बात अगर मैं करूं, तो हमारा एक ग्रुप है वॉइस आर्टिस्ट का। तो हम लोग 18 लोग थे, और 18 लोगों ने मिलकर 3 शॉर्ट फिल्म्स बनाई, समीरा, अपने अपने घर में रह के। और उस फिल्म में ये पता नहीं चला कि आप अलग अलग घर में हैं। वो ऐसा लग रहा है कि एक ही रूम की कहानी है। एंड विच इज़ अ वेरी वेरी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। वो डायरेक्ट किया था हमारे एक काफ़ी अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं, रिनाउंड, ललित कुमार जी ने। तो हाँ, प्रॉब्लम आएगी अभी फाइनेंशियली भी, सारे लोगों को सब कुछ है इंडस्ट्री के, लेकिन इस वक्त को हम अच्छे से भी यूज़ कर ही रहे हैं कई लोग। अब देखते हैं कब खुलेगा लॉकडाउन, तब क्या होगा, लेट्स सी। काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बंद पड़ गए हैं फ़िलहाल तो। क्या ख्याल है आपका, कोरोना के बाद बॉलीवुड कैसा होगा? क्या ख्याल है मेरा कि कोरोना के बाद जो बॉलीवुड है वो कैसा होगा? इतनी सारी फिल्में ओके, कितनी सारी के बाद मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है आप पूछ रहे हैं कि कोरोना के बाद कितनी मुसीबतें आएंगी और कितना कुछ चेंज रहेगा, राइट? नहीं, कोरोना के बाद का जो बॉलीवुड है वो कैसा होगा, क्योंकि इतनी सारी फिल्में रुकी हुई हैं, इतना सारा यानी लॉस भी हुआ है। आई नो। किस तरह से बॉलीवुड ये लॉसेस पूरे करेगा, और क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि जो नुकसान हुआ है बॉलीवुड का, और जो भी लॉसेस से वो गुजरेगा, उसकी तो भरपाई काफ़ी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि कई फिल्म्स तैयार थी, रिलीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी थी, और अब वो उनका पता नहीं क्या होने वाला है। और काफ़ी लंबे समय तक, लॉकडाउन खुलने के बाद भी, हम वो पुराने जैसा थिएटर नहीं रह जाएगा जहाँ लोग फिल्म देखने इतनी फटाफट आएंगे, जल्दी टिकट्स सेल होंगे या ये सब चीज़ें। तो मुश्किल तो बहुत आने वाली है, काफ़ी लॉसेस से गुजरने वाला है। लेकिन ये कोप कर लेगा, क्योंकि बॉलीवुड ने हमेशा ही अपने आप को किसी न किसी तरीके से उठा ही लिया है। डिजिटल मीडियम को यूज़ किया जाएगा काफ़ी हद तक, मुझे लगता है काफ़ी
स्कोप बढ़ने वाला है डिजिटल मीडियम का इस समय, क्योंकि थिएटर्स तो अभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे काफ़ी लंबे समय तक। शूटिंग्स भी बहुत ही अलग तरीके से की जाएंगी। अभी तो सिर्फ विचार ही चल रहा है इस पर कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मेकअप मैन को हटा देंगे, शायद हेयर ड्रेसर्स को नहीं बुला पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उनका भी ये काम है। तो कुछ ना कुछ डिवाइस करेंगे। अभी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। या अच्छा, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ये एक अलग से है, ये इसका कैसे सोचा? एक्ट्रेस एक अलग है, आप एज एन एक्ट्रेस कोई आपकी वॉइस ओवर, आप ही दूसरे का वॉइस ओवर करती, इस बारे में, इस मिक्स एंड मैच के बारे में जरा बताएं। मुझे एक्चुअली वॉइसिंग में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से सोचती थी कि ये जो मैं साउथ की फिल्म्स देखती हूँ या मैं इंग्लिश फिल्म्स देखती हूँ कि तो इसकी जो डबिंग करते हैं, वॉइसिंग करते हैं, वो कितनी अमेजिंग बात है कि आप सिंग कर रहे हो और अपने इमोशंस को दूसरी लैंग्वेज में आप इमोट कर रहे हो और कैसे मैच करते हो। ये सब मैं करना चाहती थी हमेशा से, लेकिन यूँ कहिए कि एक्टिंग को मैं स्ट्रगल करते करते उसमें अपना वक्त बिताते हुए मैं कभी वॉइसिंग में इतना घुस नहीं पाई या ट्राई नहीं कर पाई। लेकिन मुझे मौका मिला कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है कि मैं ट्राई हमेशा से कर रही थी, लेकिन मेरे अब तो बहुत ही ख़ास हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वो बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है सावरी याग्निक। तो उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी वॉइसिंग करनी है, लेकिन पता नहीं कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि एक कंपनी है साउंड एंड विजन इंडिया, तो आप वहाँ पे उन्होंने बोला कि इस बच्ची का एक बारी ऑडिशन ले लो, देख लो कैसा करती है। तो मैंने वहाँ ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद मुझे कॉल आ गया। अब मेरे लिए ये बहुत ही एक मैं नहीं मानती कि वॉइसिंग एक्टिंग से कुछ अलग है, क्योंकि फ़र्क बस इतना है कि आपको अपनी वॉइस से एक्टिंग करनी है, विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेशंस के साथ एक्टिंग करना, क्योंकि सारा का सारा फोकस आपकी आवाज़ के इमोशंस पे है। प्लस इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कुछ बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट लोगों ने फिल्म में काम किया है और आपको इसीलिए उनकी डबिंग करनी है, क्योंकि मान लीजिए इंग्लिश फिल्म है, तो इंग्लिश फिल्म को अगर आप दूसरी भाषा में डब करने के लिए उनके क्रिएटर्स जो होते हैं चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में देखी जाए, तो हर भाषा में डब हो ताकि जो ऑडियंस हिंदी में कंफर्टेबल है उसे हिंदी में देख सके। तो बहुत ही उम्दा कलाकार ने उसमें काम किया है और आपको उनकी आवाज़ देनी है, उनसे मैच करनी है, उनके एक्सप्रेशन से, जिन्होंने वाव काम किया है। और आपकी आवाज़ में अगर ज़रा सी भी ऊपर नीचे है तो आप उनको मैच नहीं कर पाओगे। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल एंड आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है वो उस तक पहुंचने के लिए, उस स्टेज तक कि आप उनको, उन दिग्गजों को आवाज़ दे सकें। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। प्लस साउथ इंडियन फिल्म्स होती हैं, फिर कुछ ऐसी फिल्म्स भी होती हैं जो हिंदी में ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स को लगता है कि हमारे आर्टिस्ट उतना जस्टिस नहीं कर पाए शायद एक्सप्रेशंस में, या उनकी आवाज़ थोड़ी सी और, आवाज़ में भी इमोशंस होते तो और अच्छा होता। तो वहाँ पे आते हैं डबिंग आर्टिस्ट, उनसे डबिंग करवाई जाती है ताकि फिल्म में और जान आ जाए, एक्सप्रेशन के साथ आवाज़ में भी जान आ जाए। तो इट्स मैजिकल, आई जस्ट लव द कॉन्सेप्ट। अभी तक किन किन को आपने अपनी आवाज़ दी है? अभी तो मुझे 1-1.5 साल हुआ है इसमें आए हुए, बट बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। अभी मैंने मोस्टली नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट्स किए हैं, इंग्लिश वेब सीरीज़ या इंग्लिश फिल्म्स को। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने। जैसे अभी लेटेस्ट मैंने लॉक एंड की किया है, उसमें क्या कैरेक्टर है, जैक्सन, आई गेस जैक्सन की आवाज़ मैंने दी है। एक ग्रुप है, एक कॉलेज ग्रुप है, उसमें से एक लड़की है जिसकी आवाज़ मैंने दी है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। सो बाकी अभी मैंने लॉकडाउन से जस्ट पहले एक सनी लियोनी की फिल्म आ रही है, सनी लियोन की फिल्म आ रही है, कुछ तो भी नाम है उसका, उन्होंने नाम भी चेंज किया अभी रिसेंट, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वो रिलीज़ होगी, हॉरर फिल्म है। तो मैंने उसमें सनी की आवाज़ दी है। सो या ये मेरे या तो वो मेरा सूट भी लेटेस्ट करेगी लास्ट प्रोजेक्ट था। थैंक यू समीरा। यहाँ पे मुइन आजम खान जो है वो बहुत सारे सवाल
now he's asking me कि कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहते हो. ऐसे तो बहुत सारे रोल्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे कई मेरी ऐसी तो लिस्ट बनी हुई है जो जिसे देख के मैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस ये मुझे एक बार ही मिल जाए तो कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे प्रियंका चोपड़ा का बर्फी फिल्म में जो उनका रोल था वो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं वो करना चाहती हूँ। अगर उस टाइप का ऐसा कोई रोल मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। लज्जा फिल्म है जो भी एक बहुत ही क्लासिक फिल्म लगती है मुझे। उसमें माधुरी दीक्षित जी का रोल है, वो वैसा कुछ करना चाहती हूँ। अगर मौका मिलेगा तो देखिए आगे क्या Okay, होता है। हमारे पास रैपिड फायर है. We would like to ask you ओके। your fear. हाइट। Height. मैं हाइट से बहुत डरती हूँ। Okay. या एंड ऑल्सो अगर मैं और इसको इलेबरेट करूँ तो फियर ऑफ लूजिंग माई लव्ड वंस, मैं उससे बहुत डरती हूँ। Your fantasy. फैंटेसी मेरी फैंटेसीज तो बहुत सारी है। एक है मैं किसी बहुत ही ठंडी जगह पे, मतलब वो जो बर्फीली, जैसे यशराज फिल्मों में होता है ना, वो जहाँ बर्फ गिरी रहती है वहाँ पे कोई सॉन्ग करना चाहती हूँ वैसी साड़ी में। और मैं फील करना चाहती हूँ कि वहाँ पे जाके जो हमारी इतनी उम्दा कलाकार जो हैं कैसे कर लेती हैं वो मैनेज। तो मैं हाँ ऐसा एक सॉन्ग करना चाहती हूँ। And your aim. एम मैं चाहती हूँ कि लोग अगर मेरे पोटेंशियल को अच्छे से देख पाएँ, मुझे ऐसा काम करने को मिले कि लोगों को पता चले कि मेरा पोटेंशियल क्या है। और मैं एक ऐसा जाना पहचाना नाम बनना चाहती हूँ जिसे लोग उसके कला की वजह से जाने कि हाँ बहुत उम्दा कलाकार है। और प्लस मैं अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहती हूँ बहुत ही जल्दी। Wow. Inshallah, you will be. What is your dream? ड्रीम मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं मेरी माँ को लेके। मैं मॉम को बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करना चाहती हूँ जो मुझे भी नहीं पता। वो हमेशा कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मैं उनको किसी अच्छी ठंडी जगह पे, क्योंकि मेरी मॉम को ठंडी जगहों का बहुत शौक है, तो वहाँ पे उनको एक अच्छा सा पेंट हाउस लेके देना चाहती हूँ किसी बहुत ही अच्छी सुंदर ठंडी जगह पे। Okay. And your happiness? माई हैप्पीनेस इज़ व्हेन आई एम विद माई फैमिली। मुझे इस समय लॉकडाउन में इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा वक्त बिताएं। मैं बहुत खुश रहती हूँ जब मैं अपने घर में रहती हूँ। तो दैट्स माई, एंड ऑल्सो विद माई फ्रेंड्स। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ कोई चिंता नहीं है, आराम से, कोई सर में टेंशन नहीं है, चिल कर रही हूँ, तो दैट्स माई हैप्पीनेस। That's when I'm You are happy. in Bhopal these days, right? Your hometown. Yeah. Yes. Yeah. Okay. What is your biggest addiction? I'm sorry, आपकी Your आवाज़ चली गई biggest. थी, फिर से बोलिए। What is your biggest addiction? एडिक्शन फिल्म्स एंड फिल्म्स। मैं बहुत ज़्यादा फिल्में देखती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा फिल्में देखती हूँ। और कभी कभी डांट खाती हूँ उसकी वजह से मम्मी से कि क्या पूरे टाइम फ़ोन पे चिपकी रहती है। मैंने कहा कितना फ़ोन पे रहती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन है फिल्में देखने का, बहुत ही ज़्यादा। And the last, what is your asset? What is your asset? एसिड एसिड इज़ आई थिंक मुझे कुछ लोगों ने काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया है कि
शायद मेरी ज़बान बहुत क्लियर है। जब मैं डायलॉग्स बोलती हूँ या कुछ मतलब सेट पे रहती हूँ तो मुझे कुछ डायरेक्टर्स ने तारीफ़ की है, लोगों ने तारीफ़ की है कि आपकी आवाज़ बहुत क्लियर है और अच्छा है। प्लस मैं मुझे डायलॉग्स बहुत जल्दी याद होते हैं। यस इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे डायलॉग्स बहुत जल्दी याद होते हैं। और मैं चीज़ें भूल जाती हूँ बाद में। मुझे मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन मुझे ऑन स्पॉट डायलॉग याद हो जाते हैं, मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो ये मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत अच्छी है। गुड, एंड दिस इज योर प्लस पॉइंट, बिकॉज क्योंकि मुझे डायलॉग्स याद नहीं होते। आई कैन अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं। आपके पास भी कोई मैकेनिज्म होगा जिससे आप मैनेज कर लेते होगे, है ना? आई एम सो श्योर अबाउट इट। Still trying. Okay. बट आई एम वेरी हमारा वेरी जो शो है ना, या उसका नाम, या या टेल मी, या या यू नहीं नहीं, कैरी गो ऑन। ऑन, देन आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। नहीं, मैं उसके बाद आपको एक टास्क दूंगी ना, इसलिए पहले आप अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं दिल से बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ इस चीज़ का कि आप इतनी सारी चीज़ें इतने बखूबी कर रही हैं और बहुत सारी फीमेल्स को इंस्पायर कर रही हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। स्पेशली आप जहाँ पर हैं, जिस जिस माहौल में हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती हैं फीमेल्स के लिए, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि फीमेल्स वैसे ही बहुत सारी चीज़ों से उनका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा रहता है, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं कई चीज़ों को लेके कि हम ये कैसे करेंगे, क्या क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, छोड़ो रहने दो। जहाँ वो आप जैसे स्ट्रॉन्ग लेडी को देखेंगी ऐसे माहौल में, तो उनको बहुत हिम्मत मिलेगी। तो इट्स अ बिग थिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज द वुमेन ऑफ टुडे। जो दूसरी वुमेन को कहते हैं ना कि आज की वुमेन, ये मैंने ही कहा है कि वो दूसरों को क्राउन जो है उनके सर पे रखती है, उनका क्राउन छीनती नहीं है, सो दैट इज अ वुमेन ऑफ एब्सोल्युटली 21st सेंचुरी। एब्सोल्युटली लवली। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीरियसली। अच्छा, मैं आपको जो टास्क देने वाली थी वो ये था कि हमारे शो का नाम है स्माइल, तो आप हमें 3 तरीके से हंस कर दिखाएं, स्माइल करके दिखाएं। तीन तीन तरीके से तीन तरीके हंस के दिखाएं। या ओके ओके, सबसे पहले तो मेरी नॉर्मल नंबर स्माइल। 1, ओके वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। दिस इज 2, एंड थर्ड। ओके, 3, तीसरी smile, तीसरी ये तीसरी थी। ओके, नाइस। तीनों बहुत अच्छी हैं। या You're so थैंक यू। pretty. Yeah. अब आप हमें 3 तरीके से रोक वैसे तीन तरीके से रो के दिखाओ। अच्छा, एक सेकेंड। 1, हंसी आ रही है मुझे रोने में। आई कांट क्राई। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप एक्टिंग कर रही हैं और हो गया अंदर से तीन तो आप तरीके से। या हम 4 तरीके से हो गया, क्राइंग वाला तो 4 तरीके से हो गया। Yeah. मुझे रोना है ना, रोना कभी मेरी ऐसा सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं नहीं रो पाती हूँ, और मुझे सेट पे जब रुलाना होता है ना तो मेरे को बहुत मुश्किल से रुलाते हैं लोग, मैं रो ही नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर कर लेती हूँ। थप्पड़ मारता है, की काट। स्टार्टिंग में किया है ऐसे लोगों ने, थप्पड़ तो नहीं मारा, डांटा है। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को मुझे रुलाने में नानी याद आ गई, तो बोलते हैं रो दे, अच्छे से रो रो जरा थोड़ा। मैंने कहा यार रो तो रही हूँ, कहते नहीं। तो खैर अब तो मैंने डेवलप कर लिया है मैकेनिज्म रोने का, तो अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। मैं जब थिएटर कर रही थी ना तो मैं एक्चुअली में हंस रही थी। हाँ क्या? तो अंदर से थिएटर में मेरा एक रोने का सीन था। उसमें ये होता है कि जो मेरे हाँ। मेरे शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं, मैं उसमें बुढ़ी बनी हूँ और मेरा शौहर जवान लड़की को शादी करके ले आता। तो मैं उसमें एक्चुअली मैं हंस रही हूँ अंदर से, व्हाट आई वाज फीलिंग लाइक, laughing. I was laughing and people were thinking कि मैं रो रही हूँ। Because आप ऐसे सीरियसली? तो फिर
मतलब ओके हो गया था वो? नहीं, सबने तालियां, स्टेज था, दैट वाज थिएटर। वाओ, ओह गॉड, नाइस। वो देखिए, लोगों की एक नफ्सियात होती है। अब वो रोने वाला सीन है तो वो लोगों ने सोचा हुआ है कि ये रो रही है। अब हाँ, अच्छा, उसी तरह होता है दांत वैसे। तो तो वो चालाकी हुई मतलब अब अभी अच्छी वाली, हाँ गुड। अब अभी सबको पता है हाँ आप हंस क्या? रही हैं। अगर ये कोई रोने वाला सीन होता, हाँ अभी सबको पता है कि आप हंस रही हैं, राइट? अगर ये हाँ रोने हाँ वाला हाँ, सीन होता ना तो लोग इसी को रोना लेते। एक्चुअली यार ये भी है। हो सकता है, वैसे ये किया जा सकता है, ये थोड़ा बहुत हम लोग चीटिंग कर लेते हैं, है ना? नहीं, अब आपको ही पता है ना आप अंदर राइट, से क्या फील कर रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही तो फन है कभी कभी एक्टिंग का, कि हमें पता है क्या चल रहा है हमारे अंदर, लेकिन ठीक है वो हो जाती हैं चीजें, तो यही इसका फन पार्ट है। या तो कोई मैसेज आप देंगी अपने फैंस के लिए, अपने मिडिल ईस्ट के फैंस के लिए? अ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको सारी बातें अपनी खुद की शेयर की, तो मेरा एक बहुत अ, बड़ा सबक है लाइफ में कि अगर आप कुछ परसू करना चाहते हैं, आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है जो आपको लगता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल सा है, ये तो नहीं हो पाएगा, तो आप उसको उस पर गिव अप मत कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा सबको बोलती हूँ कि किसी को कॉन्फिडेंस में लेके, फैमिली में या किसी फ्रेंड को आप उसका सपोर्ट लीजिए, और प्लीज़ चाहे कितनी मुश्किलें आएँ आप उसको जाने मत दीजिए, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि अगर मैं ट्राई कर लेता या कर लेती तो क्या होता। तो एक बार ज़रूर कोशिश करिए, कैसे भी करके करिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप करिए। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, जो सबसे बड़ी सीख है कि अ, कुछ बनना, कुछ कर दिखा देना, कुछ प्रूफ करना, ये सब हमारे एम्स हैं, गोल्स हैं हमारे करियर के लिए, कुछ बन जाना कि हम ये, लेकिन ये सिर्फ आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, सिर्फ एक पार्ट है। करियर, प्रोफेशन, फेम, ये पूरी लाइफ नहीं है। तो अपने आप को कभी भी किसी चीज़ के लिए इतना फोर्स मत करिए, क्योंकि कि मैं कुछ नहीं कर पाई अभी तक या नहीं कर पाया, अब तो कैसे चलेगा, मैं तो हार गई। नहीं, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। प्लीज़ ट्राई कीजिए, भूल जाइए, हो रहा है, कोशिश करिए, लेकिन निराश मत होइए। और कोई भी अगर आपको आपकी वर्थ बताने की कोशिश करे कि तुम अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत होता है, आप लंबी नहीं हैं, आपकी हाइट नहीं है, आप पतली हैं, मोटी हैं, सांवली हैं, गोरी हैं, ये सी चीज़ अपने ऊपर तारी मत होने दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, आप खुद जानिए इस चीज़ को। जो बता रहा है उसके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो अपनी अलग दुनिया में रहता है। आप अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। अपने आप की वर्थ जानिए और बस बहुत चलते बड़ी रहिए, बात, ज़्यादा सोचने का नहीं। बहुत, यानी कि दिल पे मत ले यार। दिल पे मत ले यार, यस, यही ना? बिल्कुल मत ले, ऐश से जी, मस्त जी, कुछ नहीं भाग रहा, जिंदगी को आराम से जियो, यही कहती हूँ मैं तो। यहाँ पर आपके एक फैन ने आपके लिए लिखा है कि आप 99% रिजेम्बलिंग विद डेनेरीज फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स। मैंने सही नाम लिया ना? Wow, that's a, that's Yeah. that's a beautiful compliment. She's my favorite, one of my favorite characters in the series. Thank you so much. यू आर सो गुड लुकिंग। और जो मैंने आपको देख के मुझे माधुरी याद आई ना, वो उस जमाने की यंग वाली जो माधुरी थी ना, समथिंग लाइक Hi, समथिंग योर फेस कात्या that's इजीली। so sweet of you. Thank you. थैंक यू, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि माधुरी जी को देख देख कर ही मैं बड़ी हुई। मैंने कहा था ना, मैं टीवी से चिपकी रहती थी, वो माधुरी दीक्षित जी ही थी जिनके मैं अपनी बहन, मेरी बहन छोटी सी थी, चुंगू सी, और मैं भी छोटी सी थी, तो मैं उसको उनके डायलॉग्स रटाती थी कि ऐसे बोल, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कहती थी ठीक है, और वो हम दोनों एक्टिंग करते थे। तो या थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत ज्यादा शर्म होती है, बहुत ज्यादा लुक्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, तो थैंक यू। अब बहुत बहुत आप भी अपना ख्याल बहुत रखिए। खूबसूरत हैं समीरा, आपकी मुस्कुराहट बहुत पॉजिटिव है, आपके बात करने का तरीका बहुत बहुत ही पॉजिटिव, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं आपकी तारीफ कर दूं तो फ्लैटरिंग नहीं चल रही है, इट्स अ फैक्ट दैट
you're a beautiful woman inside out. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसे ही करते रहिए। और आपको देख के आज मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, सीरियसली। Thank you so much. So nice of you. So nice of you. और हमसे इसी तरह से बी कनेक्टेड, जुड़ी रहें हमसे और हमेशा खुश। Thank you so much for being in our show. इट्स माई प्लेजर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड ख्याल रखिए आप सभी लोग, सब लोग जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी समीरा। गॉड ब्लेस यू। Thank you. Bye. तो दिल पे मतले यार, ऐसा कहना है अपाला विश्त का। वो कहती हैं कि वो ही करे जो आपका दिल चाहता है, और उसके बाद अगर वो नहीं हो तो सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि आपने कोशिश तो कर ली, लेकिन उसको दिलो जान का मसला ना बनाएं। तो जनाब, इस तरह ही कि अच्छे अच्छे लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, लेकिन आप उसी सूरत में मिल सकेंगे जब आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। समीरा अजीज़ ऑफिशियल पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और BJM एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से बिरेन बगाडिया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट से साद अब्दुल लतीफ़ स्माइल विद समीरा अजीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ शाना बशाना रहते हैं। हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, और तब तक के लिए मास्सलामा, बाय बाय।